साइकोडायनेमिक अप्रोच। So साइकोडायनेमिक अप्रोच इज वन ऑफ द फर्स्ट अप्रोच, मतलब शुरुआती दौर का एक अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं। इज ए थ्योरी जो हमें बताती है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों होते हैं, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है, हम ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, ये सारा कुछ दिया था और इसको दिया था फ्रॉइड ने। तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है इसके अंदर कि व्हाट इज साइकोएनालिसिस, उसकी थ्योरी क्या है, गोल क्या है, टेक्निक्स क्या यूज करते हैं साइकोएनालिसिस। तो साइको डायनामिक अप्रोच जब वो एज ए साइकोथेरेपी यूज होता है तो उसको साइकोएनालिसिस हम बोलते हैं। तो उसके गोल्स क्या होते हैं, टेक्निक्स कौन कौन सी वो यूज करते हैं, और ये थेरेपी कितना बेहतर काम करती है, इसको इवेलुएट करेंगे, देखेंगे, बात करेंगे इसके बारे में। एंड इसमें जो काउंसलर है या थेरेपिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट जिसको हम बोलेंगे, उसका रोल क्या होता है और इसका इवेल्युएशन क्या है। एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट इनसाइट थेरेपी। हम इसको जो साइको एनालिसिस है उसको हम इनसाइट थेरेपी भी बोलते हैं, क्योंकि इनका ये मानना होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर जिस वजह से वो हैं, अगर उनके बारे में क्लाइंट को या पर्सन को एक अवेयरनेस हो जाए, इंसाइट आ जाए, तो वो ठीक हो सकता है। ठीक है, तो वही हम उसके गोल ऑफ इनसाइट थेरेपी, टेक्निक्स ऑफ इनसाइट थेरेपी, इवेल्युएशन, यानी कितना बेहतर वो काम करते हैं नहीं करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो भी है कि साइकोएनालिसिस अप्रोच क्या होता है, उसके गोल टेक्निक्स क्या होती हैं, एंड एक काउंसलर या थेरेपिस्ट का क्या रोल होता है, एंड उसके अलावा आपका इनसाइट थेरेपी के गोल्स क्या होते हैं और उसको हम इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ब्रीफली अगर हम देखें तो क्या है कि साइकोडायनामिक अप्रोच इज अप्रोच टू काउंसलिंग हैज इट्स सोर्स इन क्लासिकल साइकोएनालिसिस गिवन बाय फ्रॉइड। तो ये याद रखना है कि ये किसने दिया था, ये हमारा दिया था फ्रॉइड ने। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ये नाम किसने दिया है, ये फ्रायड ने दिया हुआ है, ये फ्रायड लिखा हुआ है, सिगमंड फ्रायड। उनका पूरा नाम क्या था, सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड ने ये चीज दी थी। इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, जिससे आपको हाईलाइट कर देते हैं इसको सर्कल। तो सिगमंड फ्रायड ने दी थी ये थी। तो और एक तरह से ये शुरुआत थी, है ना। तो अब साइकोडायनेमिक अप्रोच स्टार्ट इनसे हुई थी, लेकिन बहुत सारे और लोगों ने फिर इसमें काम करना, इनके साथ जो काम करते थे आगे काम करने लगे, और बहुत सारे लोग थे जो काम बहुत सारे लोगों ने इसमें काम किया। तो कलेक्टिवली उनकी एक करेक्टरिस्टिक्स थी। वो करेक्टरिस्टिक्स क्या थी जिसको हम साइकोडायनेमिक अप्रोच बोल सकते हैं। तो जो साइकोडायनेमिक अप्रोच है, अगर उसकी हम बात करें तो उसकी क्या कॉमन चीजें क्या होती, क्योंकि और लोग हैं जिन्होंने उस पर काम किया है। तो सबकी थ्योरीज में कुछ चीजें कॉमन है। तो पहली चीज कॉमन क्या है यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो उनका कहना है कि जो अनकॉन्शियस है ना, वो हमारे चीजों के लिए, बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये अनकॉन्शियस क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये अनकॉन्शियस हमारा वो चीजें होती हैं। फ्रॉइड ने क्या बोला था, आगे आएगा कहीं पे भी तो मैं बताऊंगा भी, बट अभी मैं आपको ये बता। तो फ्रॉइड ने क्या बोला कि अगर हम देखें तो अनकॉन्शियस का मतलब है कि हमारा जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, हमारी जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है, उस सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम लोग सप्रेस कर देते हैं। सप्रेस क्या कर देते हैं, फ्रॉइड का माना था ह्यूमन बीइंग यूजुअली क्या होते हैं, दे आर नॉट एज ए गुड पर्सन, दे विद टाइम, और उनका जो सोशलाइजेशन है उनको उसमें वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं।
अब क्या होता है कि दो चीजों को सप्रेस कर दिया जाता है। एक तो होता है एग्रेशन, एग्रेशन एग्रेसिव टेंडेंसीज जो होती है, कोई भी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है तो उसको सप्रेस कर देते हैं। और दूसरा होता है सेक्सुअल ड्राइव्स, तो उनको भी क्या कहते हैं, सप्रेस कर दिया जाता है। और ये सप्रेस होते जाते हैं, या कोई भी अनवांटेड बिहेवियर, मेनली तो दो चीजों इनके बारे में बात, कोई भी क्या चीज अनवांटेड जो इम्पल्सेस हैं वो सप्रेस हो जाती है। और वो कहाँ चली जाती है सप्रेस होके, वो हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती है। अनकॉन्शियस में जाने की वजह से क्या होता है, वो वहां पे पड़े रहते हैं। और ये अनकॉन्शियस हमारे जो बिहेवियर को जो है अफेक्ट करता है। अ, तो ये जो सारी की सारी साइकोडायनामिक थेरेपीज थी या थ्योरीज थी, ये सारी की सारी अनकॉन्शियस पे बिलीव करती हैं। इनका मतलब मेन ये है कि अनकॉन्शियस डिटरमाइन करता है आपके थॉट, फीलिंग और बिहेवियर को। तो ये मानते हैं सारे के सारे। और ये डिटरमाइन भाई कहाँ से आई है, अनकॉन्शियस मोटिवेशन और चाइल्डहुड इवेंट्स जो बचपन में सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हुआ। तो ये आपका इसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस अभी समझ में आप हो सकता है आपको आ गया होगा। तो ये अनकॉन्शियस वो रहता है। ठीक। अब आता है जो साइकोडायनेमिक अप्रोच के लोग बिलीव करते हैं, वो क्या है, बिहेवियर इज ए रिजल्ट ऑफ इंटरप्ले ऑफ इंटरनल ड्राइव्स। इंटरनल ड्राइव्स क्या हुई, हमने जो मैंने ये बात किया, एक तो ये हमने बात की थी और ये बात की थी, या जो भी सप्रेस्ड है, वो जो ड्राइव्स हैं वो डिसाइड करते हैं, या आप ये कह सकते हो कि उनका एक रोल होता है उसके अंदर। ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि रोल ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस स्पेशली द फर्स्ट 5 ईयर। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि बचपन में जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है उस टाइम की बात कर रहे हैं ये। तो क्या वो 5 ईयर्स की अगर हम बात करें, तो जो फर्स्ट 5 ईयर्स हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस केस में। तो फर्स्ट 5 ईयर, तो रोल ऑफ चाइल्डहुड जो बचपन की हमारी एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसमें, आपकी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने के लिए, और आपकी लाइफ में आज की डेट में जो इश्यूज आते हैं, या आप कैसे बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, फील करते हैं, वो सारी चीजें। तो पहला पॉइंट जो कॉमन था हमारा, वो पहला पॉइंट था ये, पहला पॉइंट था। एंड देन अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट अनकॉन्शियस, सेकेंड पॉइंट इंटरनल ड्राइव्स, थर्ड पॉइंट कि जो फर्स्ट 5 ईयर्स होते हैं दे आर मोर इम्पोर्टेंट। एंड एंड दिस इज लाइक आप कह सकते हो कि दोनों ही केसेस में, मतलब सारे के सारे जो साइकोडायनामिक वाले लोग हैं इस पे बिलीव करते हैं। क्लाइंट्स इनसाइट ड्यूरिंग थेरेपी एज द की इंटरनल मैकेनिज्म फॉर चेंज टू अकर। तो अब जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि क्या होता है कि थेरेपी में क्या करते हैं, तो अगर उसको वो जो अनकॉन्शियस में मटेरियल पड़ा हुआ है, जो बचपन में उसने सप्रेस कर दिया किसी भी वजह से, तो अगर उसके बारे में उसको एक इंसाइट आ जाए, उसके बारे में वो अवेयर हो जाए, तो वो पर्सन ठीक हो जाएगा, है ना। तो इसी वजह से क्योंकि आता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इन सारी थेरेपीज को जो साइकोडायनामिक थ्योरी में बिलीव करती हैं उनको हम इनसाइट थेरेपीज हम बोलते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो क्या होगा, इनसाइट ड्यूरिंग एज द इनसाइट ड्यूरिंग द थेरेपी द की इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ चेंज टू अकर। तो इन क्लाइंट की जो इंसाइट है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन पर्सन, मतलब इन द थेरेपी। और उसी पे काम होता है कि किसी तरीके से किसी उनको इंसाइट आ जाए। तीसरी एक चीज होती है डिफेंस मैकेनिज्म। हो सकता है इसमें आगे होगा तो हम और पढ़ेंगे। तो डिफेंस मैकेनिज्म की बात आती है, तो यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म बाय द ईगो टू अवॉइड फीलिंग एंजाइटी। अब डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है,
ये थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ, आगे हम फिर और अगर आएगा तो डिटेल में भी बात करेंगे इसके बारे में। तो डिफेंस मैकेनिज़्म हमारे जो है, वो क्या है, ये जैसे मैंने बोला कि ये आपका अनकॉन्शियस में सप्रेस हो गया, ये जो अनकॉन्शियस की हम बात कर रहे थे। अब ये आपके कॉन्शियस लेवल पे आने की कोशिश करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपको एंग्ज़ायटी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सप्रेस्ड हैं, सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ें नहीं हैं जो आपने दबा दी, या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता, तो साइकोलॉजिकली, तो वो सारी चीज़ें आपने सपना दी, और ये क्या करता है, ये बैक टू कॉन्शियस आने की कोशिश करता है। कहाँ आने की कोशिश करता है? ये आने की कोशिश करता है कॉन्शियस लेवल पे। तो कॉन्शियस लेवल पे जब ये बाहर आने की कोशिश करता है, तो एंग्ज़ायटी होती है। ये है ना? बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो एंग्ज़ायटी होगी डेफ़िनेटली। तो अब उस एंग्ज़ायटी से बचने के लिए हमारा माइंड एक डिफेंस क्रिएट करता है, जिसको हम डिफेंस मैकेनिज़्म बोलते हैं। कि उससे आपको बचाने के लिए जो प्रोसेस या डिफेंस काम करता है, उसको हम डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये था क्या कहते हैं, फिफ्थ पॉइंट, जो कॉमन है सारी साइकोडायनामिक थ्योरीज में। ठीक है, अब आते हैं या आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दी हैं, फिर भी हम आगे आते हैं और आगे हम बात करेंगे साइकोडायनामिक का मीनिंग का वर्ड क्या है। साइकी का मतलब होता है आपका माइंड, डायनेमिक जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है उसको हम डायनेमिक बोलते हैं। तो द टर्म डायनेमिक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइकी, यानी कि माइंड, सोल ट्रांसलेटेड एज माइंड और स्पिरिट, जो भी आप कहना चाहें, सो वो होता है। एंड देन अगर हम बात करें इसमें तो ये साइकी हो गया। एंड देन सेकेंड इज डायनेमिक, जो referring the idea of forces often moving in different and opposition direction, मतलब एक कंटिन्यूअस एक प्रोसेस चलती रहती है माइंड के अंदर, तो उसको हम इसीलिए हम इसको साइकोडायनामिक्स मॉडल बोलते हैं या थ्योरी। तो ये जो फोटो आप देख रहे हो अभी यहाँ पे, ये फोटो है आपका क्या कहते हैं, जो आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं, वो है आपकी सिगमंड फ्रॉइड की। सिगमंड फ्रॉइड जिन्होंने इसका स्टार्ट किया था, इनको हम फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड वाज ए स्टूडेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, ये न्यूरोलॉजिस्ट थे। एंड फिर उसके बाद इनका इंटरेस्ट हिप्नोसिस और में हुआ, एंड देन दे कम टू इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, यू कैन से काउंट थेरेपी एंड ऑल्सो। इनका जो मेथड था वो साइको एनालिसिस था, इसको हम साइको एनालिसिस बोलते हैं। इनकी जो थेरेपी है और मॉडल को हम बोलते हैं साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी, जो या और साइको एनालिसिस स्पेसिफिकली इनको बोला जाता है, इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी बोला जाता है। एंड इसी तरीके से इनको क्या कहते हैं, जो इनके फॉलोअर्स थे जिन्होंने और थेरेपीज दी, उनको हम नियो फ्राइडियंस बोलते हैं, या ओवरऑल उनके लिए जो कलेक्टिव टर्म है उनको हम साइकोडायनामिक साइकोथेरेपीज बोलते हैं। इनके वाले को स्पेसिफिकली हम साइको एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इनका एक बहुत कोट है जो बहुत ही फेमस है, जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम क्या कहते हैं, क्योंकि इनकी एक टेक्निक्स थी जहां पे ये इंटरप्रेट करते थे ड्रीम्स को, करते हैं मतलब कि उससे भी पता चलता है कि अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है, क्योंकि इन्होंने यही बोला था कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं दैट इज बिकॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस, सॉरी अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड को जानने के लिए जो ड्रीम्स हैं उनका यूज ये करते थे। और एक और टेक्निक्स थी जिसका यूज करते थे, जिसको हम फ्री एसोसिएशन बोलते हैं, तो उनके बारे में आगे आएगा तो हम बात करेंगे। तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इज रॉयल रोड टू नॉलेज ऑफ द अनकॉन्शियस एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। तो इनका कहना था जो ड्रीम्स आते हैं, अगर उनको हम एनालाइज करें तो हमें पता लगेगा कि क्या चल रहा है। ठीक, अभी डेवलप किसने की थी, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इसको और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये ऑस्ट्रियन थे। वियना एक जगह है, ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है।
तो ये ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रियन थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे। सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोएनालिसिस को वो किया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इसको एज ए थेरेपेटिक टेक्निक यूज किया, जो सप्रेस्ड रिप्रेस्ड या सप्रेस्ड जिसको बोलते हैं थॉट फीलिंग एंड मेमोरीज थे, उनको हम कैसे रिलीज करें जिससे कि पर्सन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। देन आपका हम आते हैं कि साइको एनालिटिक थेरेपेटिक प्रिंसिपल्स। यहाँ पे जो हम बेसिकली बात कर रहे हैं थेरेपी की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या क्या थेरेपेटिक प्रिंसिपल्स हैं, साइकोएनालिटिक थेरेटिकल प्रिंसिपल्स, यानी थेरेटिकल प्रिंसिपल्स क्या है? रोल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड साइकिक डिटर्मिनिज्म। तो रोल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड साइकिक डिटर्मिनिज्म क्या हुआ कि अनकॉन्शियस का क्या रोल है, मैंने आपको बता दिया। साइकिक डिटर्मिनिज्म का मतलब है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं दे आर डिटरमाइंड बाय योर अनकॉन्शियसनेस। तो डिटर्मिनेशन डिटरमाइन करते हैं, यानी ये फिक्स करते हैं कि भाई ये क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में आपको ये बताते हैं। तो ये साइकिक डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं। इनको हम डिटर्मिनिस्टिक थ्योरीज भी बोलते हैं। अब इन्होंने कई सारे कॉन्सेप्ट्स दिए थे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अनकॉन्शियस, मैंने आपको बताया क्या होता है। उसी तरह से ईड, ईगो, सुपर ईगो, है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में बात की। अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। अब ये है आपका एक तो कौन ये होता है आपका, ये इन्होंने बताया कि क्या होता है कि ये जैसे आइसबर्ग है। आइसबर्ग क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आइसबर्ग क्या होता है कि एक बर्फ का बहुत बड़ा सा पहाड़ बोल सकते हैं, काइंड ऑफ थिंग, जो समंदर के अंदर होता है, जिसका सिर्फ ऊपर का इतना हिस्सा दिखता है, बाकी हिस्सा नहीं दिखता है। ऊपर कम होता है, नीचे बहुत ज्यादा होता है, तो इसको हम आइसबर्ग कहते हैं। जैसे अगर आपने सुना होगा टाइटेनिक जो मूवी थी, टाइटेनिक मूवी में क्या हुआ था, वो इसी तरह के आइसबर्ग से टकरा के डूब गया था, क्योंकि ऊपर से वो छोटा दिखता है और नीचे बहुत बड़ा होता है। तो इन्होंने इसका जो कंपैरिजन किया वो कुछ इसी तरीके से किया। उन्होंने बोला कि हमारा जो माइंड है वो 3 लेवल पे ये जो है वो इस तरह से डिवाइडेड आप कह सकते हैं है। एक तो है आपका कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो अन तो कॉन्शियस क्या है, डे टू डे लाइफ में जो हम सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो हमारा कॉन्शियस पार्ट हो गया। प्री कॉन्शियस क्या है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में या माइंड में है, जिसको हम जब चाहे निकाल सकते हैं इजिली, हमें वो याद रहती है, सारा कुछ होता है, वो प्री कॉन्शियस। जैसे समंदर का कुछ गहराई तक हमें जैसे दिखता रहता है, अंदर क्या है नहीं दिखता है, तो उसको हम प्री कॉन्शियस, जब जरूरत पड़ती है उसको हम कॉन्शियसनेस में लेके आ जाते हैं, नहीं तो वो प्री कॉन्शियस में। और अनकॉन्शियस का जो मटेरियल है, अनकॉन्शियस जो ये वाला सारा एरिया है, ये है सारा, ये सारा अनकॉन्शियस है ये, और बहुत बड़ा हिस्सा है ये अनकॉन्शियस अंदर ही पड़ा रहता है, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं, और ये हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया। आप तो ये 3 पार्ट में आप इसको देख समझ सकते हैं कि क्या होता है। और अब इसमें तीनों चीजों में एक और जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया, एक वीक कॉन्सेप्ट बताया जो एड, ईगो, और एक इसी में होता है सुपर ईगो। इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूं। उसको हम बोलते हैं सुपर ईगो, वो सुपर ईगो होता है, ठीक है। तो इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो इड जैसे आप देख रहे हो मोस्टली अनकॉन्शियस है, ईगो प्री कॉन्शियस लेवल पे काम कर रहा है, और कॉन्शियस लेवल पे काम कर रहा है सुपर ईगो। वो बस कॉन्शियस क्या मतलब, सुपर ईगो एक अलग से काम कर रहा है, वो मैंने लिखा है। तो अब क्या होता है, इड क्या होता है, जितनी भी हमारी रिप्रेस्ड चीजें होती हैं वो, और या जो हमारा एक्चुअल नेचर है, चाहे वो एग्रेसिव है या जो भी है, वो सारा कुछ इड उससे कंट्रोल्ड होता है। इसीलिए हम इड को क्या बोलते हैं, इड को हम ये भी बोलते हैं, इड की अगर हम बात करें तो इड को हम बोलते हैं, ये जो काम करता है, ये काम करता है आपका रियलिटी प्रिंसिपल, सॉरी,
प्लेजर प्रिंसिपल के बेस पे। अब ये प्लेजर प्रिंसिपल क्या होता है, ये काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे। प्लेजर का मतलब होता है जिस चीज में हमें अच्छा लगता है ना। तो इसको जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट खाना पसंद है तो वो उठा के खा लेगा, वो नहीं सोचेगा पैसे कहाँ से आएंगे, क्या है, दुकान पे गया, हाथ से मारा, उठा के खा लिया। तो इसको हम बोलते हैं प्लेजर प्रिंसिपल, की जो अच्छा लग रहा है वो करना है। ठीक है। तो इट काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर। जो यूजली बच्चे होते हैं वो गवर्नड होते हैं इड के थ्रू। ईगो काम करता है आपका रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। किस पे काम करता है? रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। तो रियलिटी प्रिंसिपल क्या है? रियलिटी प्रिंसिपल है कि भाई अगर चॉकलेट चाहिए तो पैसे भी चाहिए, तो अपने मम्मी से मांगो, पापा से मंगाओ, कमा के लाओ, जैसे भी करना है करो। तो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है ईगो। और सुपर ईगो को हम बोलते हैं कि मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। कहाँ काम करता है? मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। ये करता है मॉरल प्रिंसिपल पे काम। मॉरल प्रिंसिपल के कि ये सही है गलत है जो हम लोग सीखते रहते हैं। तो वन इज प्लेजर प्रिंसिपल, सेकंड इज रियलिटी प्रिंसिपल, थर्ड इज मॉरल प्रिंसिपल। ठीक। तो अब ये तीनों चीजें काम करती हैं। तो इस तरीके से ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर, सॉरी माइंड का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहते हैं बताते हैं। अच्छा, माइंड और ब्रेन में डिफरेंस होता है। माइंड एंड ब्रेन। ब्रेन क्या है? जिसका आप सीटी स्कैन कर सकते हो, आप देखते हो कि ऐसे 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 बना हुआ है ब्रेन, है ना। और इसके चार ये लोब्स बने हुए हैं ऐसे। तो ये ब्रेन होता है। और माइंड क्या है? माइंड अब्स्ट्रैक्ट होता है कि हम क्या सोचते हैं, कहते हैं, वो सारा कुछ उसके अंदर आता है। तो ब्रेन और माइंड में ये डिफरेंस होता है। तो थ्री लेवल साइकिक साइकी गिवन बाय सिगमंड। तो साइकी मतलब माइंड। तो माइंड के ये डिफरेंट लेवल्स दिए हुए इन्होंने यहाँ पे, तो ये समझाया हुआ है। तो अब आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब क्या होता है, एक चीज और डिफेंस मैकेनिज्म का भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। डिफेंस मैकेनिज्म की चीज क्या है कि इड है। इड तो प्लेजर प्रिंसिपल के काम कर रहा है कि भाई मुझे मोबाइल चाहिए महंगा तो चाहिए, या मुझे गाड़ी चाहिए तो चाहिए, या कोई और चीज है इसी तरह की तो मुझे चाहिए तो चाहिए। अब ये थ्रेट क्रिएट करता है ईगो को। ईगो क्या करता है? ईगो के लिए बोलता है कि भाई ये चाहिए मुझे, मुझे तो ये अच्छा लगता है। तो ईगो क्या कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अनकॉन्शियस से आ रहा है इम्पल्सेस, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पैसा कमाना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डू इट। तो क्या होता है, और कई बार क्या होता है, बहुत ही आपको बुरा लगता है किसी चीज को लेके, किसी ने आपको कुछ कहा, आपको बहुत ज्यादा बुरा लगा कि आपको लगा कि इसको मार दूं या लड़ाई कर लूं, गालियां दे दूं, कुछ भी कर दूं। तो ये ईगो कहता है कि ईगो फिर आपको ये बताता है कि भाई रियलिटी में ये ठीक नहीं है। जैसे चॉकलेट खरीद उठाना ठीक नहीं है, वैसे किसी को हर्ट करना है, सारी चीजें ठीक नहीं है। तो ऐसा करो, अपने आप अपनी जो चीजें हैं उनको दबा के रखो। तो वो कैसे कहता है उसको? हम बोलते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। इसीलिए डिफेंस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। वो क्या करती हैं? ये इड से आने वाली इम्पल्सेस क्या आती हैं? इम्पल्सेस। इम्पल्सेस आती हैं कि गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, या कोई और जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई और थॉट आ रहा है, तो वो ईगो को थ्रेट पहुंचाता है। और उस थ्रेट को बचाने के लिए ईगो डिफेंस मैकेनिज्म काम करती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लिया कि आप कहीं जॉब करते हो और आपका जो बॉस है वो बहुत ही खड़ूस है या बहुत ही गुस्से वाला है। और वो बॉस का दिक्कत क्या है कि उसने आपको बहुत ज्यादा डांटा और बेवजह डांटा। लेकिन बॉस है, आप नौकरी करते हो तो आप उसको कुछ बोल नहीं सकते। तो आपने क्या किया, आप घर आए, घर में अपने बच्चों के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर या वाइफ के ऊपर गुस्सा कर दिया बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका मूड बहुत ज्यादा खराब था। तो गुस्सा जो निकलना चाहिए था बॉस के ऊपर, तो वो बॉस के ऊपर नहीं निकला, क्योंकि आपके ईगो ने बोला कि बॉस को बोलोगे तो नौकरी चली जाएगी। ठीक है। तो ये ट्रांसफर हो गया कहाँ पे? फैमिली पे। और इस डिफेंस मैकेनिज्म, और बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं, इस डिफेंस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया आपका गुस्सा। ठीक है। तो इसी तरीके से और भी डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं जो आप, क्योंकि ईगो को आपको बुरा लग रहा है, आप कुछ कर सकते नहीं है,
तो आपने क्या किया, वो ट्रांसफर कर लिया, तो आपकी एंग्जाइटी और वो सारी चीजें कम होंगी। तो ईगो बचा के रखने का काम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। सुपर ईगो का काम आपका ये होता है कि आपको ये बताता है कि सही है गलत है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, कि ईड ने बोला कि भाई भूख लग रही है बहुत, जो भी खाना मिले खा लो। ईगो कह रहा है कि नहीं, खरीद के खाना पड़ेगा, चोरी नहीं कर सकते। सुपर ईगो, हाँ, नहीं, सुपर ईगो कह रहा है चोरी नहीं कर सकते, ईमानदारी से कमाओ खाओ तभी आप खा सकते हो। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप खाओगे नहीं तो मर जाओगे, सपोज ऐसी सिचुएशन आ गई। तो उस तरह की सिचुएशन में आपको जो आपका जो ईगो है वो कहेगा, सुपर ईगो की मत सुनो, जिंदा रहना जरूरी है। चोरी करना सही है या गलत है वो बात की बात है, पहले तो जिंदा रह लो। तो ईगो आपको क्या करेगा, कहेगा कि ठीक है जैसे भी मिलता है खाओ। तो ईगो क्या करता है, बीच का रास्ता निकालता है, सुपर ईगो और इड के बीच का रास्ता निकालता है किसी तरह से, जिससे हम चीजों को ठीक तरीके से कर सकें, समझ सकें। अब यही सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है, ये आप अपने आप से पढ़ सकते हो। अब ये देखो जो मैंने आपको पढ़ाया है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ईगो क्या होता है, इड क्या होता है, और सुपर ईगो क्या होता है। तो ये पर्सनालिटी को आपको बनाने की क्या करना है, कैसे करना है, सेल्फ पर्सनालिटी के तीन पार्ट बताए, ठीक है। तो ये ईगो है। तो इड, इड का मैंने आपको बता दिया कि इम्पल्सेस होती हैं। इसमें तो मेनली मैंने बताया था दो तरह की इम्पल्सेस होती हैं। एक तो ये है, ये याद कर लेना, डेथ इम्पल्स, इसको बोलते हैं थैनाटोस, नंबर एक। एंड दूसरा होता है लाइफ फोर्स, इनको या लाइफ इम्पल्स बोलते हैं, ये होती है, इसको हम एरोस बोलते हैं। और कौन सी दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि जो एक्सेप्टेबल नहीं होती सोसाइटी में, सप्रेस हो जाती हैं, वो ये है एग्रेशन एंड सेक्स। ये दो चीजें हैं जो सप्रेस होती हैं, जो अनकॉन्शियस में हमारे रहती हैं। तो ये चीज समझना, ये इम्पल्सेस, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ लेना, मैंने कॉन्सेप्ट सारा आपको समझा दिया है ना। हम इस पे जाते हैं, देखते हैं क्या है। सुपर ईगो मैंने आपको बता दिया क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है, उसके बारे में बात करता है। ईगो भी इसी तरीके से बात कर, ईगो क्या करता है, बीच का रास्ता निकालता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ये देखो लिखा हुआ भी है रियलिटी, है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद करके रखना। फ्रॉइड ने एंग्जाइटी से मतलब इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि एंग्जाइटी आपका, इधर आपका ये सुपर ईगो है, ठीक है, ये सुपर ईगो है, यहाँ पे ईगो है, यहाँ पे इड है, ठीक। इड बोल रहा है, इड इड क्या कह रहा है कि भैया मुझे दो, मुझे चाहिए, चाहे वो किसी को मारना है, गुस्सा आ रहा है, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है, जो भी है। और ये कह रहा है सुपर ईगो ये सही है गलत है, ऐसा मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसा करो। ईगो बेचारा बीच में रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है, कैसे ये एंग्जाइटी कम की जाए और इसको ठीक किया जाए। वही सारी चीजें यहाँ पे तीनों पॉइंट में दी हुई है, यू कैन रीड इट। बाकी मैंने आपको समझा दिया। अब डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है वो मैंने बता दिया है आपको। थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ, रिप्रेशन। जैसे रिप्रेशन क्या होता है वो बता, जो कुछ और डिफेंस मैकेनिज्म्स के नाम दिए हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रिप्रेशन क्या होता है, किसी चीज को दबा देना। कोई भी चीज पेनफुल है, आपको किसी ने कहा, किसी ने कुछ बेइज्जती कर दी, कहीं कुछ और बात हो गई, आप कहीं फेल हो गए, है ना, जो आपकी आइडेंटिटी को एक दिक्कत कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हम रिप्रेशन बोलते हैं, उसको हम दबा देते हैं, उस घटना को हम भूलना चाहते हैं, भूल, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेशन। इनसाइड डिफेंस मैकेनिज्म ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। देन रिग्रेशन, रिग्रेशन मतलब एज में पीछे जाना वाले जो बिहेवियर्स होते हैं उसको हम ये रिग्रेशन बोलते हैं। अब रिग्रेशन में क्या होता है, जैसे आपको, आप बहुत थके हुए हैं तो क्या, सॉरी, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हैं तो क्या करते हैं, अपने घुटनों के ऊपर सर रख के बैठ जाते हैं या रोना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे बिहेवियर क्या है, रिग्रेसिव बिहेवियर है, बचपन में जो आप करते थे।
रोना क्या होता है बचपन में होते हैं, या अपना नाखून काटना है, या थंब सकिंग है, जैसे छोटे बड़े बच्चे, जैसे बड़े हो गए थोड़े से बच्चे और कोई छोटा बच्चा घर में पैदा हुआ, उसको पसंद नहीं आ रहा है वो, क्योंकि सारा अटेंशन उसको मिल रहा है, तो उसका बेड वेटिंग शुरू हो जाता है, थंब सकिंग शुरू हो जाता है, वो छोटे बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं, उसको हम रिग्रेशन बोलते हैं। बड़ों के केसेस में जैसे रोना है, ये एक बहुत ही कॉमन रिग्रेसिव बिहेवियर है। ठीक है। देन आता है सप्रेशन। सारी डिफेंस मैकेनिज्म अनकॉन्शियस होती हैं, ठीक है, लेकिन सप्रेशन एक ऐसी है जो कॉन्शियस होती है, कि इसमें क्या करते हैं, जो चीज मुझे पसंद नहीं है जानबूझ के हम उसको भूलना चाहते हैं, दबा देते हैं, जिससे कि वो हम उसके बारे में हम बात ही नहीं करते, उसको हम सप्रेशन बोलते हैं। एंड देन आता है फोर्थ वन, डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये, इसको डिफाइन करने के, जो बॉस वाला आपको एक को बताया कि बॉस का अगर गुस्सा आता है और फैमिली पे निकलता है। देन आता है डिनायल। डिनायल मतलब हमें मानना ही नहीं है। कि जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि कोविड वोविड कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, दे आर नॉट, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। सिमिलरली जो पेशेंट्स, जो लोग एडिक्ट होते हैं, जो ड्रिंक करते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो वो लोग भी बहुत बहुत बार कुछ ये चीजें नहीं मानते हैं, डिनायल में रहते हैं कि नहीं मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उसको हम डिनायल बोलते हैं, दे डोंट एक्सेप्ट इट। फिर आता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन एक अगेन एक वो है कि क्या कहते हैं कि हम उसको एक तार्किक तो नहीं कहेंगे, मतलब उसको हम बोलते हैं कि अ, क्या कहते हैं, जिससे हम इसको समझ सकें बेहतर तरीके से किसी भी सिचुएशन। जैसे मान लिया कि आपकी लाइफ में कोई बहुत प्रॉब्लम आई और या चल रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा हुआ कि चलो इससे हमें हमारी कुछ लर्निंग हुई, इस प्रॉब्लम की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ में। तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन है। आप उसको इंटेलेक्चुअली मतलब समझने की या समझाने की अपने आप को कोशिश कर रहे हो, है ना, तो इसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। सेवेंथ वन आपका आता है रेशनलाइजेशन। इसको आप है ना, रेशनलाइजेशन आप बोलते हैं। अब रेशनलाइजेशन क्या होता है, कि किसी चीज को रेशनलाइज करना, है ना, कि मैंने तुम, जैसे लड़ाई हो गई दो लोगों में, तो किसी ने बोला, एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई मैंने नहीं, दूसरे बंदे ने मेरे को पहले मारा इसलिए मैंने मारा। ठीक है, जस्टिफाई करना किसी चीज को, है ना। इसकी एक और कहावत है जिसको हम बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं का मतलब कि जो चीज हमें नहीं मिल रही है तो हम बोलते हैं नहीं नहीं ये तो बेकार है, इसका क्या यूज है ना, तो हम उसको रेशनलाइज कर देते हैं, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। तो दैट काइंड ऑफ थिंग। देन आता है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब उल्टा करना, कि आप किसी को पसंद नहीं करते हो, या आपको किसी पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन आप बिल्कुल उसका उल्टा दिखा रहे हो कि बहुत उसके साथ खुश हो रहे हो कि तो बहुत ही अच्छा है, ये तो पर्सन को तो मैं बहुत पसंद करता हूँ, जबकि आप उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो अपोजिट दिखाना, जो भी आप हैं उसका अपोजिट दिखाना, कि आपको गुस्सा आ रहा है, किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलने का मन है, लेकिन आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलना शुरू कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। देन है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऐसा होता है कि कोई भी चीज है जो आपको बहुत गुस्सा अंदर भरा पड़ा हुआ है, या कुछ और चीजें हैं जो अंदर पड़ी हुई हैं, उनको आप किसी क्रिएटिव तरीके से निकाल निकाल देते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। वो आपका क्या हो सकता है, जैसे आपका क्या कहते हैं, पेंटिंग, है ना, पोएम्स लिखना, या कुछ भी क्रिएटिव क्रिएटिव चीजें हैं उसमें निकाल देना। जैसे पोएम्स लिख देना, आप किसी को, आप मान लिया कोई किसी को बहुत पसंद करता है, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उसने क्या किया, उसके लिए एक पोएम लिख दी, जिसको पता है कि अगर पैसा लिखेगा तो वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो चलो ऐसे कर लेते हैं, तो ये चीज होती है। देन प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का कहना है कि प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्टर हमें पता है क्या होता है, तो जैसे प्रोजेक्टर होता है ना, कि हम अपनी चीजों को दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो अब मान लिया कोई अ, है जो पर्सन को क्या कहते हैं,
जो आप नहीं कह सकते किसी को, तो वो आप चीजें प्रोजेक्ट कर देते हो जो आपको, मतलब जो आप सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है और वैसा आपके अंदर कुछ चल रहा है, तो आप प्रोजेक्ट कर देंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, अम, अम, अ, जो बताते हैं कि जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर इंस्टांस इफ एन इंडिविजुअल फील्स अट्रैक्टेड टू हिज कजिन, द सुपर ईगो वुड फॉरवर्ड सच एन अट्रैक्शन एंड हिज इंडिविजुअल वुड settle it by believing that actually his cousin who is attracted to him। तो अब ये भी हो सकता है दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट करना, कि आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि नहीं ये मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, तो अपनी फीलिंग को दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर देना, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो ये एक और डिफेंस मैकेनिज्म होती है। तो आई आई थिंक सारी डिफेंस मैकेनिज्म आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। अभी हम आ जाते हैं गोल ऑफ साइकोएनालिसिस। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है गोल ऑफ साइकोएनालिसिस क्या होता है। एक तो ये चीजें सारी समझना जो भी हम बात कर रहे थे। दूसरा गोल में क्या आ जाता है कि भाई इंसाइट अगर आ गई कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो हम अपने आप को ठीक कर लेंगे। तो जितना भी काम होता है वो क्या होता है कि गोल क्या है हमारा, टू गेन द इंसाइट, है ना। तो इन इसीलिए हम इनको इंसाइट थेरेपी बोलते हैं। तो गोल हमारा है इंसाइट क्रिएट करना अपने क्लाइंट के अंदर। पर्पस क्या होता है, जब इंसाइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस कॉन्शियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अनकॉन्शियस को हम कॉन्शियस में ले आएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सो दिस इज द गोल ऑफ साइकोएनालिसिस। अब इसको आप डिटेल में भी लिख सकते हो, कैसे काम करता है, क्या करता है, अगर एग्जाम में आता है। रोल ऑफ क्लासिकल साइकोएनालिसिस। साइकोएनालिस्ट कौन होता है, साइकोएनालिस्ट होता है कि जो ये साइकोएनालिसिस करता है उसको हम साइकोएनालिस्ट बोलते हैं। तो अब इसका काम क्या होता है ना। तो इनका काम होता है एक तो न्यूट्रल रहना, है ना। वो एंड ये पता लगाना कि कैसे उसके अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है। तो उसके लिए कुछ मेथड्स उन्होंने किए। एक तो जो मेथड था, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, ठीक है। जो ड्रीम का इंटरप्रिटेशन करते हैं और ये सारी चीजें टेक्निक्स यूज करते हैं। लेकिन बिफोर दैट कि क्या है, क्या अ, जो इनका रोल क्या है। एक तो एज ए एक्सपर्ट इनका रोल है, जो अगर हम जो मैं अभी बात कर रहा था, एज ए एक्सपर्ट इनका एक रोल होता है कि भाई इनको साइकोएनालिसिस के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से पता है ना। तो अब सबसे पहले एज ए एक्सपर्ट, दूसरा ये लोग डिटैच्ड रहते हैं, मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं होना बहुत ज्यादा, एंड डिस्टेंट, डिस्टेंस मतलब एक डिटैच और डिस्टेंस लेवल पे काम करता है। रोल ऑफ ऑनर इज दैट एन एक्सपर्ट डिटैच एंड डिस्टेंस, तो मतलब न्यूट्रल रहते हैं। न्यूट्रलिटी एंड एब्स्टिनेंस और टू सेंट्रल स्टांस अडॉप्टेड बाय द क्लासिकल एनालिस्ट की वो न्यूट्रल रहते हैं, जो भी वो बोल रहे हैं उनको समझते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं उनके अनकॉन्शियस को, कि क्लाइंट क्या क्या, हमारा क्लाइंट क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है। हाँ, और ये क्या करते हैं, ये अवॉइड करते हैं क्या करना, बहुत ज्यादा अफेक्शन शो करना क्लाइंट को लेके, या एडवाइस करना, या बहुत ज्यादा अपने बारे में बताना, ये सारी चीजें अवॉइड की जाती हैं। एंड दिस इज एन वे ऑफ implies with the analysis aloof non-caring, है ना, rather than analysis deeply involved in understanding the client inner world, listen attentively all that client is saying और नॉट सेइंग। तो जो भी वो वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर है उसको वो ऑब्जर्व करते हैं, है ना। और उनका मेन काम क्या होता है, इंटरप्रिटेशन का। जो भी वो कह रहे हैं या उनके बिहेवियर में दिख रहा है उसको इंटरप्रेट करना, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड उनके अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है। तो ये क्लासिकल जो शुरुआत के थे उन लोगों का ये उस तरीके से ये लोग करते थे, ठीक है। अब हम्म, अब कंटेम्परेरी जो बाद के लोग आए, जो अभी यूज होती है साइकोएनालिसिस, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। क्या हुआ कि जो साइकोएनालिस्ट थे
दे बिकम मोर एक्टिव स्टांस, है ना, जहाँ पे वो क्लाइंट के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और अपने एक्सपीरियंस के बारे में उनके बारे में रिएक्ट करना, वो भी वो लोग करते थे। तो दे रिलाई ऑन द फीलिंग टू अंडरस्टैंड एम्पैथाइज द फीलिंग ऑफ द क्लाइंट, तो वो अपनी फीलिंग्स और सारी चीजों को भी यूज करते थे टू अंडरस्टैंड द पर्सन। और यहाँ पे आता है काम काउंटर ट्रांसफरेंस एंड ट्रांसफरेंस। तो इसमें साइकोएनालिसिस में दो टर्म और हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये आपके काउंटर ट्रांसफरेंस एंड ट्रांसफरेंस। अब समझना पड़ेगा ट्रांसफरेंस क्या होता है। ट्रांसफरेंस जैसे अभी प्रोजेक्शन आपने पढ़ा था, तो प्रोजेक्शन का ही रूप है, जिसमें क्या होता है आपका जो क्लाइंट है, क्लाइंट अपनी फीलिंग को क्या करता है, जो थेरेपिस्ट है ना, उस पे प्रोजेक्ट करता है कि क्लाइंट को जैसे कुछ प्रॉब्लम है अपने फादर के साथ में, और क्लाइंट का जो थेरेपिस्ट है उसने अपनी फीलिंग फादर को लेके जो गुस्सा था या प्यार था जो भी था, वो अपने थेरेपिस्ट के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट करने का मतलब उनके ऊपर कर दिया, तो वो जैसे ऐसे क्या कैसे पता लगता है, जैसे वो बोलेंगे कि आप तो मेरे फादर जैसे हैं, या मेरे फादर बिल्कुल आप जैसे हैं, है ना, ये बोल सकते हैं। या उनसे रिलेटेड फीलिंग्स जो हैं वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप मान लिया उनको उनको लेके बहुत गुस्सा है, तो वो गुस्सा आपके ऊपर आप शो कर सकते हैं। तो अब उस चीज को समझना, तो रिलेशनशिप को समझना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा टर्म होता है काउंटर ट्रांसफरेंस, जो थेरेपी में एक अच्छी बात नहीं है। काउंट है ना, काउंटर ट्रांसफरेंस में क्या होता है, ट्रांसफरेंस काउंटर ट्रांसफरेंस में होता है कि आप अपनी सारी फीलिंग्स और सारी चीजों को आप अ, अपने क्लाइंट के ऊपर, यानी एक साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट के ऊपर फोकस करना शुरू कर देता है, कि वो क्लाइंट की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। तो ये दो चीजें होती, तो ट्रांसफरेंस तो हमारे काम का होता है ना। लेकिन काउंटर ट्रांसफरेंस अनप्रोडक्टिव होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पता चला आप बात तो कर रहे थे क्लाइंट को ठीक करने की, लेकिन आप उसके साथ इन्वॉल्व हो गए, सेक्सुअली इन्वॉल्व हो गए, अट्रैक्टेड हो गए उसकी तरफ, या उसके ऊपर बहुत गुस्सा आना शुरू हो गया, आपको कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपका काउंटर ट्रांसफरेंस का हिस्सा होती हैं, है ना। अब साइकोएनालिसिस क्या होता है, बहुत लंबी चलने वाली शो है ये लिखा हुआ है ना, जैसे 3 से 6 साल तक चलती है, 2 से 4, 2 to 4 टाइम्स इन ए वीक ये रहता था शुरुआत में। बाद में थोड़ा थोड़ा सा इसकी फ्रिक्वेंसी कम भी हुई, तो ये रहा। एंड तो ये थे आपका कि क्या रोल क्या होता है इनका, आपका क्या कहते हैं जो क्लाइंट थेरेपिस्ट का। अब आता है इन्होंने यूज क्या करना है, टेक्निक्स ही कौन सी यूज करते हैं। इंटरप्रिटेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि जो भी ड्रीम्स के थ्रू या कहीं से भी आप उनको कुछ मिलता है, तो वो उनका सारा उसको वो क्या कहते हैं इंटरप्रेट करते हैं, जो बिहेवियर देखते हैं, जो वो लोग बोलते हैं कि कैसे ईगो काम कर रहा है, कैसे इट काम कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी इसमें, उनको सबको इंटरप्रेट करते हैं। फिर एक टेक्निक जैसे मैंने बताया था, फ्री एसोसिएशन होती है। फ्री एसोसिएशन में क्या होता है कि पेशेंट या क्लाइंट बोलता रहता है और ये नोट करते रहते हैं, खाली सुनते रहते हैं, नोट करते रहते हैं, और उसी में से निकालने की समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पे चीजें हैं जो अनकॉन्शियस के बारे में बता रही हैं। तीसरी चीज होती है रेजिस्टेंस को समझना। रेजिस्टेंस का समझना कि भाई क्या चीज है जो क्लाइंट को रोक रही है, कौन से ऐसे प्रोसेस है कि भाई हर आदमी ठीक रहना चाहता है, अनकॉन्शियस की वजह से उसे डिस्टरबेंस होता है, तो वो अपने आप को ठीक करने की भी कोशिश करता है। तो क्या रेजिस्टेंस है ना, क्या ऐसी चीजें हैं जो उसको सही होने में या चेंज करने में उसको रोक रही हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है उसके बारे में हम लोग मतलब क्लाइंट वो जो थेरेपिस्ट होता है वो जानने की कोशिश करता है। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, अनदर टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी कि क्या होता है ड्रीम्स को इंटरप्रेट करना, कि कैसे देखना। जैसे बहुत एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे जो हमारा क्या कहते हैं बचपन में बहुत सारे लोग देखते हैं ड्रीम्स, और वो ड्रीम्स कैसे हो सकते हैं। जैसे हम ड्रीम की बात करें तो एक ड्रीम बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग देते हैं कि ऊपर से गिर रहे हैं, बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं, और अचानक से नींद खुल जाती है। तो वो एंजाइटी को शो करता है कि कुछ हो जाएगा, एंड देन दे उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, सारी चीजें। तो अब कोई जरूरी नहीं है कि
अब एंजाइटी वहां पे तो एंजाइटी नहीं बताएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब इसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है तो हमें पता लगता है कि वो एंजाइटी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसी को हम बोलते हैं कि क्लाइंट क्या देखता है और उसका मीनिंग क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें हो सकती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, है ना, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो चीज एज इट इज देखी जा रही है उसमें उसको हम बोलते हैं मैनिफेस्ट कंटेंट, यानी जो दिखता है। एंड लेटेंट कंटेंट वो होता है जिसको हम उसका इंटरप्रेट करते हैं। जैसे मोर एक्सेप्टेबल कंटेंट ड्रीम एज इट इज अपीयर्स टू द ड्रीमर, तो वो ज्यादा एक्सेप्टेबल तरीके से दिख रहा है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, ब्रेन एक एक क्लाइंट का ही है, जिसने जिसका जो है क्या कहते हैं, क्लाइंट का क्या बोलेंगे, ड्रीम। हाँ, क्लाइंट का ड्रीम क्या था, वो देखता है कि वो अपनी ही एक डेड बॉडी को, अपनी उसकी अपनी डेड बॉडी है, और उसी डेड बॉडी को वो लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा, खींच रहा है, जमीन में खींच के ले जा रहा है, और आसपास के सारे लोग उसको देख रहे हैं। तो ये था मैनिफेस्ट कंटेंट। ठीक है। लेटेंट कंटेंट उसका क्या हुआ कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई गिल्ट फीलिंग है, उसको लगता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, वो सारी चीजें उसके अंदर चल रही हैं, तो वो एक गिल्ट फीलिंग को इंडिकेट करता है। तो ड्रीम में एक होता है आपका जो एक्चुअल ड्रीम है, जो आप देख रहे हो, जो ये बात हम कर रहे थे। दूसरा है आपका थेरेपिस्ट उसको इंटरप्रेट कैसे करता है, जिसको हम लैटेंट यानी छुपा हुआ मीनिंग उसका क्या है, मैनिफेस्ट जो आपको दिखता है। ठीक है। ट्रांसफरेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस मैंने आपको समझा दिया है, ये आप अपना पढ़ लेना। ठीक है ना। जैसे ये दिखा पैटर्नल ट्रांसफरेंस, मैटरनल ट्रांसफरेंस, है ना। जब पैटर्नल का मतलब फादर की तरह या और मैटरनल मतलब मदर की तरह। तो जब मदर की फीलिंग्स होती हैं ट्रांसफर क्लाइंट के ऊपर, उसको मैटरनल बोलते हैं। जब फादर वाली फीलिंग होती हैं तो पैटर्नल बोलते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो ट्रांसफरेंस की है जो हम बात करते हैं तो होता है। अब देखो ये पिक्चर है जो ट्रांसफरेंस के बारे में बताती है कि ट्रांसफरेंस क्या होता है, क्लाइंट की से क्लाइंट की अब प्रोजेक्ट करता है थेरेपिस्ट के ऊपर। काउंटर ट्रांसफरेंस क्या होता है कि आपका जो ये है क्या कहते हैं थेरेपिस्ट है, वो क्लाइंट के ऊपर अपनी फीलिंग प्रोजेक्ट कर रहा है, तो काउंटर ट्रांसफर उसको हम बोलते हैं। इसको पढ़ने के लिए और समझने के लिए आप रीड कर सकते हैं, है ना। इवेल्युएशन ऑफ द साइकोथेरेपी एज ए साइकोथेरेपी, इवेल्युएशन क्या हुआ इसका कि मतलब ये कितना फ्रूटफुल है, बेटर है, नहीं है, क्या है, उसके बारे में उसको हम बोलते हैं इवेल्युएशन। ठीक है। आज भी यूज होती है ना। साइकोएनालिसिस लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट हैं ट्रांसफरेंस, डिफेंस मैकेनिज्म, रेजिस्टेंस, ड्रीम, आज भी यूज होते हैं। ना केवल साइकोएनालिसिस साइकोएनालिटिक उसमें, बल्कि और भी जो तरीके के अप्रोच हैं उनमें भी यूज होता है। और जो टेस्ट हैं जैसे टीईटी है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, रोसाक इन ब्लॉट टेस्ट है, और जितने भी प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं ये भी इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड हैं और आज भी यूज होते हैं, है ना। तो तो रिलेवेंस तो है, अगर नहीं काम के होते, बेकार होते तो आज तक नहीं चलता, है ना। तो अब लेकिन अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, क्या दिक्कत है इसके साथ में। नंबर एक, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक चलती है, हफ्ते में 4 बार आप जा रहे हो के पास, तो इंटेंसिव है ना। और जब इतनी लंबे चलेगी तो महंगी भी बहुत पड़ेगी, टाइम बहुत लगेगा, तो ये इकोनॉमिकल बिल्कुल नहीं है, महंगी बहुत है ना। टाइम बहुत ज्यादा लगता है ना। वो होता है। और जैसे हमने बोला कि इसमें जो थेरेपिस्ट का रोल होता है वो इतना एक्टिव नहीं होता, खाली सुन रहा है। अब पता चला 6 महीने 8 महीने साल भर वो सिर्फ सुन ही रहा है जो वो बोल रहा है, तो बहुत ही अलूफ रोल होता है, तो वो भी ठीक नहीं है। वो भी लोगों को कई बार नहीं उसका क्रिटिसिज्म होता है। थेरेपेटिक अप्रोच अवेलेबल मोस्टली इन अर्बन एरियाज, क्या है, अर्बन एरियाज में है। और ये इसमें क्या है, एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि क्लाइंट को समझाना मुश्किल होगा जो कम एजुकेटेड है। तो ये किस लिए एजुकेटेड मिडिल और अपर क्लास के लिए ज्यादा बेहतर काम करते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि जब आप इन कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये बाकी किसी को समझाओगे उनको लगेगा पता नहीं क्या समझा रहे हैं, तो जब को कोई, जिसको हम एक वर्ड में बोलते हैं साइकोलॉजिकल माइंडेडनेस, जो समझ सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को, चीजों को, उनके लिए ये ठीक है।
अदरवाइज बाकी के लिए उतना इफेक्टिव शायद नहीं होगा, है ना। और ओल्डर पेशेंट्स जो हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनको पता चला उनको मेमोरी का लॉस होता है। भाई जो 60 साल का है, आज बात की कल भूल गया क्या बात की थी आपने, तो उनके साथ काम नहीं हो चल सकता है ना। और अ, जो bereavement है, क्राइसिस है, यानी कि अगर तुरंत कुछ प्रॉब्लम है, इमीडिएटली कुछ चेंज करना है उसमें, तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई उसको तो दिक्कत अभी है और आप बचपन में और पता नहीं क्या क्या बातें किए जा रहे हैं, तो दिक्कत होगी बहुत, क्योंकि पुरानी चीजों को ला रहे हैं, तो टाइम टेकिंग है, तो इमीडिएटली इफेक्ट नहीं आता है। थ्रो रिगरस ट्रेनिंग रिक्वायर द काउंसलर विच इज कॉस्टली। ट्रेनिंग भी लोगों की करना बड़ा कॉस्टली है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है ये सारी चीजें, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीज है। हाँ, और ये हाईली डिटर्मिनिस्टिक नेचर, इग्नोर्स दैट इम्पैक्ट ऑफ कल्चर एंड सोशल फैक्टर। अब ये कहते हैं जो भी होता है सोशल, बचपन की मेमोरीज की वजह से होता है, जबकि ये भूल जाते हैं ये जो आज की जो सोशल कंडीशंस हैं, आज का जो कल्चर है पर्सन का, उसको ये इग्नोर कर देते हैं, ये इनका क्रिटिसिज्म है। हाँ, दूसरा क्या है, इनको टेस्ट के थ्रू नहीं देखा जा सकता, मतलब इनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी नहीं की जा सकती कि भाई बचपन में क्या हुआ था, उसका क्या इम्पैक्ट, कैसे चेक करोगे, रिसर्च करने में दिक्कत आती, तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आज भी ये यूज होती है,